हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा पॉलिटी का पार्ट 2 है। मतलब पॉलिटी आज ख़त्म हो जाएगी, जो फैब की हमारी मंथली मैगज़ीन आती है विज़न की, उसमें। तो इसमें पहला टॉपिक है। अच्छा, कहीं जो कमेंट बॉक्स में मैंने मैसेज देखे उसमें तो मतलब बच्चे कह रहे थे कि साउंड प्रॉब्लम आती है कहीं न कहीं। तो आपके पास अगर ईयरफ़ोन हो तो उसमें साउंड जो है क्लियर आएगा। कल मैंने भी सुन के देखा तो हल्का-फुल्का कहीं पे लगा मुझे, तो ईयरफ़ोन में जो है क्लियर आता है आवाज़। अगर आपके पास ईयरफ़ोन है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है 1.2, भारत में राजद्रोह कानून। इसके ऊपर जो है 1 मई को आर्टिकल भी आया था विज़न में ही, मतलब जो डेली करंट अफेयर आया था उसमें, तो उसको भी साथ-साथ देखेंगे अभी हम। तो हाल ही में जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जो एक राजद्रोह से संबंधित जो आईपीसी धारा थी, जिसको 124 ए जो धारा है, उसकी संवैधानिक वैधता को जो है पुनर्परीक्षण की एक याचिका आई थी, उसको अस्वीकार कर दिया। मतलब इसकी वैधता को विधि आयोग ने भी 2018 में जो है चैलेंज किया था। मतलब ये इसको जो संवैधानिक वैधता उसको जाँच के लिए, मतलब विधि आयोग ने ये कहा था कि इसको जो है हटा देना चाहिए। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो इसका पहला मसौदा था वो 1837 में जो हमारे लॉर्ड मैकाले थे, जिनका पूरा नाम क्या था, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जो कि ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ भी थे, ठीक है। इनसे विख्यात है, इन्होंने तैयार किया था 1837 में। और उसके बाद 1860 में जो आईपीसी धारा बनी थी उसमें इसे इंक्लूड नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1870 में फिर जो आईपीसी है उसमें संशोधन करके धारा 124 को जो है ऐड किया गया, समाविष्ट किया गया। तो इनको समाविष्ट करने वाले कौन थे? सर जेम्स स्टीफन। पर इन्होंने कोई मतलब पॉजिटिव वे में इसे ऐड नहीं किया था। जो भारत में स्वतंत्रता के विचार थे उनका दमन करने के लिए इस कानून को जो है विशिष्ट कानून की आवश्यकता पर बल दिया। मतलब ताकि जो भारतीय हैं उनके मतलब वो कोई भी स्वतंत्रता के विचार है उनको अपने फैला ना सके, ठीक है। तो ध्यातव्य है कि यह कानून उस समय उत्पन्न किसी भी प्रकार के असंतोष को दबाने के लिए अधिनियमित किए गए विभिन्न निष्ठुर कानूनों में से एक था, ठीक है। राजद्रोह कानून को ज़्यादातर निष्ठुर कानून से जो है डिनोट किया गया है। तो उसके बाद देखिए, पहला मामला जो राजद्रोह का आया था वो कब आया था? 1891 में दर्ज किया गया था, जब जो बंगवासी समाचार पत्र है उसमें जोगेंद्र चंद्र बोस जो थे, उन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल जो है उसकी आलोचना करने वाले लेख को प्रकाशित किया था, और उसके कारण उनको राजद्रोह का मुकदमा दायर उन पर किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपने अगर जैसे आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा हो तो उसमें भी दे रखा था कि 1897 में जो वो थे, बंधु थे, दो भाई थे, उनको जेल में डाला गया था ना 97 में। उसके बाद 96 में भी जो है लोग जो गंगाधर तिलक जी थे उनको डाला गया था, है ना। तो इस कानून के कारण इन सब को ही जो है जेल में डाला गया था, विभिन्न स्वतंत्रता समर्थक लोगों को, ठीक है। तो इस कानून के बारे में देख लेते हैं। तो आईपीसी की जो 1860 था उसकी धारा 124, ठीक है। ये मतलब आईपीसी 1860 में बना था, पर इसे जो 124 था इसको 1870 में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। तो राजद्रोह की जो है परिभाषा इसमें दी गई थी, मतलब राजद्रोह की इसमें परिभाषा दी गई थी 1860 में। इस परिभाषा के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति जो है निम्नलिखित, मतलब इन तीनों कामों में से निम्नलिखित के माध्यम से विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अगर घृणा या अवमान उत्पन्न करता है, तो उत्पन्न करने वाले का या फिर उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा, जो भी सरकार है वहाँ की उसके लिए घृणा या अवमान उत्पन्न करेगा, तो वो राजद्रोह के अंदर आ जाता है, ठीक है। असंतोष उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है तो उसके कृत्य को राजद्रोह माना जाएगा। अब कार्य कौन से थे? देखिए, अगर बोले गए या लिखे गए कोई शब्द हैं, ठीक है, संकेतकों द्वारा आप नहीं कर सकते। उसके बाद अगर विजिबल रिप्रेजेंटेशन द्वारा, ठीक है, उस टाइम तो मतलब ये विजिबल वाला इतना नहीं होगा, पर आज के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसको अगर रोक ना लगाया जाए तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये, ठीक है। उसके बाद असंतोष में अभिक्ति, डिसलॉयल्टी मतलब और शत्रुता की सभी भावनाएं इसमें सम्मिलित होती है, ठीक है। जो ऊपर शब्द यूज़ किया गया है असंतोष या अप्रीति, इसमें जो है शत्रुता या डिसलॉयल्टी, इसकी सभी भावनाएं सम्मिलित है। मतलब जो सरकार थी उस समय पे ब्रिटिश की, उसके लिए हमेशा लॉयल रहे इसके लिए, ठीक है। हालांकि घृणा, अवमान या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास किए बिना, मतलब ये सब आप नहीं कर रहे फिर भी आप टिप्पणी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप जानबूझकर कोई कार्य को नहीं कर रहे, पर सरकार की अगर आप जो है आलोचना कर रहे हैं तो इस धारा के तहत अपराध की श्रेणी में सम्मिलित इसे नहीं किया जाता। यह देखिए, सबसे जो इसका ड्रॉबैक था, गैर जमानती अपराध था, ठीक है। मतलब किसी को भी आप, पुलिस चाहे तो राजद्रोह का कानून के अंदर ऐड करके और उसे जेल में डाल सकते हो, और ये गैर जमानती भी है, इसमें जमानत नहीं मिल सकती। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए कारावास से लेकर आजीवन कारावास या जुर्माने के साथ दंड दिया जा सकता है।
ठीक है। इसके अतिरिक्त इस कानून के अंतर्गत जो सुनवाई के दौरान आरोपित व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा और उसे अपने जो पासपोर्ट है वो सरकार के पास जमा कराना होगा। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय न्यायालय के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करना पड़ सकता है, अनिवार्य है मतलब। अब सबसे पहले इसके पक्ष में तर्क, ठीक है, पक्ष में भी है विपक्ष में भी है, हमें दोनों को पता होना चाहिए, तभी तो वहाँ पे लिख पाएंगे हम एग्ज़ाम में। तो यह कानून जो है, एक तो कोई भी राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी या आतंकवादी इन तत्वों से निपटने में महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि देखिए इनकी जो है एक तरह से समानांतर प्रशासन चलाता है, जो माओवादी या जो नक्सली होते हैं इनका भी पूरा समानांतर प्रशासन चलता है वहाँ पे, ठीक है। विभिन्न राज्यों में कई जिलों को माओवादी, उग्रवाद और विद्रोही समूहों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन समूहों द्वारा जो है अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में लगभग समांतर प्रशासन का संचालन किया जाता है। इन समूहों द्वारा खुले तौर पर जो है राज्य सरकार को सत्ताच्युत करने का समर्थन किया जाता है, मतलब सत्ता से हटाने का समर्थन किया जाता है, ठीक है। यह जो कानून है वो विधि द्वारा स्थापित और निर्वाचित सरकार को जो है हिंसा, अवैध तरीके से जो है सत्ता से हटाना, उसके प्रयासों के संरक्षण प्रदान करता है। मतलब इनसे जो है संरक्षण प्रदान करेगा, कोई भी अवैध हिंसा हो रही है, ठीक है, या फिर अवैध तरीके से सरकार को हटाया जा रहा है। विदित है कि जो विधि द्वारा स्थापित सरकार है उसका स्थायी अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिए आवश्यक है, ठीक है। मतलब अगर हमें कोई भी लूप होल मिल जाएगा जिससे हम गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मल पब्लिक नहीं, जो जैसे ये माओवादी हो गए, उग्रवादी हो गए, तो अगर कोई भी हमें पॉइंट मिलेगा तो वो उसका यूज़ करेंगे ही करेंगे, है ना। तो यदि न्यायालय की अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है, तो इस स्तर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार है वो भी अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार उसे होना चाहिए, ठीक है। अब विपक्ष में तर्क देख लेते हैं। सबसे पहले कहा गया कि ये औपनिवेशिक युग से संबंधित कानून है, मतलब इतना पुराना कानून है, ठीक है। तो एक औपनिवेशिक युग से संबंधित और निवारक प्रावधान जिसे केवल आपातकालीन समाधान के रूप में ही लागू किया जाना चाहिए। उसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब जो हमारा आर्टिकल 19 है उसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस पर कहीं ना कहीं जो है युक्त प्रबंध लगेगा, ठीक है। मतलब बोलने से पहले हमें जो है सोचना पड़ेगा कि ये राजद्रोह के वो तो नहीं है, मतलब हम आलोचना करते टाइम भी कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे रखेंगे। तो ये कहा गया कि सरकार द्वारा 124 ए की जो धारा है उसका कहीं ना कहीं जो है दुरुपयोग भी किया जा सकता है, ठीक है। कहते हुए कि जो मूल अधिकार जैसे कि ये अनुच्छेद 19 है उसमें जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन इसके दायरे को लेकर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा लोकतांत्रिक आधार, ध्याते हुए कि जो हमारा संविधान है वो एक जीवंत लोकतंत्र में जो सरकार है उससे असहमति और इसकी आलोचना, मतलब हमारी सरकार है हम उसकी जो है असहमति भी कर सकते हैं उसकी नीतियों से, है ना, उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। परिपक्व सार्वजनिक विचार विमर्श करेंगे, उसके लिए आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है। और इसलिए इन तत्वों को राजद्रोह के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि राजद्रोह कानून का दुरुपयोग राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए एक उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है, ठीक है। कहीं पे अगर राजनीतिक असंतोष हो रहा है किसी सरकार के लिए तो हम राजद्रोह का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सरकार जो है। उसके अलावा दोष सिद्धि की निम्न दर, जहाँ पुलिस ने अब तक अधिकाधिक लोगों पर राजद्रोह के आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर इन मामलों में दोष सिद्ध जाने की दर अत्यंत निम्न है। देखिए कितनी कम है इसमें। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2014 से 18 के बीच जो है मामले 47 से बढ़कर 70 हो गए, और लेकिन सिर्फ उसमें से 1 या 2 मामले ही ऐसे थे जिसमें आरोपी का दोष सिद्ध ठहराया जा सका। यह आंकड़ा राजद्रोह कानून की अप्रासंगिकता को प्रदर्शित करता है, मतलब ये आज के टाइम में प्रासंगिक कानून नहीं रह गया है। आईपीसी इसके तहत एक दर्ज अन्य अपराधों की तुलना में जो राजद्रोह है वो यदा कदा घटित होने वाला अपराध रहा है, मतलब कभी कभार होने वाला अपराध है। इसका अगर वो देखें रेशियो तो 0.01% है, ठीक है। राजद्रोह के कानून की अस्पष्ट व्याख्या, मतलब इसके कानून की क्या है व्याख्या, अस्पष्ट है। धारा 124 के तहत जो प्रयुक्त असंतोष, अप्रीति जैसे शब्द हैं उसकी व्याख्या अभी तक अस्पष्ट बनी हुई है। अतः जांच करने वाले जो अधिकारी है इसकी अपनी सुरक्षा के अनुसार विभिन्न व्याख्या कर सकते हैं, मतलब जो जांच कर रहा है वो इसकी, अगर हमारे पास कोई परिभाषा ही नहीं है तो हम आईडी से तो कोई भी परिभाषा बना सकते हैं ना, तो इसके लिए इसकी व्याख्या होनी चाहिए। इसके अलावा अगर राजद्रोह कानून पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय की बात करें तो चलिए देखिए पहले वो 1 मई वाला भी देख लेते हैं। अभी ये देखिए 1 मई का विज़न का वो था, ये मैं वैसे पढ़ाने वाला था फिर मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे भी देखिए आया हुआ है
कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने राजद्रोह कानून जो सेडिशन लॉ है उसको चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। ठीक है, तो नोटिस में क्या कहा गया? वैसे ये सब हम अभी अंदर आर्टिकल में पढ़ेंगे ही, तो एक बार आर्टिकल पढ़ के फिर इस पे आएंगे। ठीक है, तो राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अगर निर्णय की बात करें तो 1962 में जो है केदारनाथ बनाम बिहार राज्यवाद में जो राजद्रोह था उसकी संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दी गई थी 1862 में। तो न्यायालय ने राजद्रोह कानून को इस आधार पर बनाए रखा कि यह शक्ति राज्य द्वारा स्वयं के संरक्षण के लिए आवश्यक है। मतलब ये कह के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस कानून को तभी तक बनाए रखा। ठीक है, हालांकि इसने एक महत्वपूर्ण तथ्य को शामिल किया था कि किसी व्यक्ति पर केवल उन्हीं मामलों के राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है यदि उसने अपने जो कृत्य हैं उससे लोक अव्यवस्था, ठीक है, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब हर जगह ये आप यही देखेंगे। ठीक है, लोक अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए हिंसक अभिप्राय या प्रवृत्ति इसको प्रेरित किया या सार्वजनिक शांति में व्यवधान उत्पन्न किया हो। ठीक है, उसके बाद आया 1995 में बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो केवल नारे लगाने से है इससे राजद्रोह की पुष्टि नहीं होगी। भारत के विधि आयोग का राजद्रोह पर दृष्टिकोण। अब जो विधि आयोग है उसके बारे में भी देख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा? विधि आयोग ने अपनी 39वीं रिपोर्ट में, जो कि 1968 में आई थी, इसमें इस धारा को निरस्त करने के विचार को खारिज कर दिया। ठीक है, 2018 में दोबारा से जो है भारत के विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया जिसमें सिफारिश की गई थी कि जो राजद्रोह है उससे संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 124A पर पुनर्विचार या इसे निरस्त करना वर्तमान समय की आवश्यकता है। ठीक है, 1968 में कहा था कि इसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए और 2018 में इसका अपोजिट कहा। उसके बाद 42वीं रिपोर्ट आई 1971 में विधि आयोग की, इस पैनल का उद्देश्य क्या था? विधि द्वारा स्थापित सरकार के अतिरिक्त संविधान, विधायिका या न्यायपालिका को शामिल करने हेतु इस धारा का विस्तार करना था। ठीक है, 1971 में। उसके बाद राजद्रोह पर हाल के परामर्श पत्र में विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि धारा 124A को केवल उन्हीं मामलों में आरोपित किया जाए, ठीक है, जिनमें कृत्य या उद्देश्य लोक सेवा को बाधित करना या जहां हिंसा और अवैध साधना के माध्यम से विधि द्वारा स्थापित सरकार को सत्ता से हटाने के अभिप्राय से किया गया आपराधिक कार्य सम्मिलित है। ठीक है, यही मतलब मेन सार जो है वो यही 2-3 लाइन है इस चैप्टर का, जो अब मतलब इसके बारे में कहा जा रहा है, राजद्रोह कानून के बारे में। उसके बाद देखिए अगला मतलब इसी टॉपिक में देश के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए अन्य कानूनी उपाय, मतलब ये तो है राजद्रोह कानून और कानून भी होंगे इसके साथ साथ। तो राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जो IPC कोड है और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, पहला जो है 1967 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में जो है लोक व्यवस्था को बाधित करने, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसा के अवैध तरीके से सत्ता से सत्ताच्युत करने, उसके संदर्भ में दंडित करने हेतु प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों आर्टिकल में ये प्रावधान दिए गए हैं जो राजद्रोह में है। इसी प्रकार देश के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 भी पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद कानून के प्रति दृष्टिकोण की अगर बात करें तो मतलब जैसे अलग अलग, जैसे 2010 में यूके ने क्या कहा, इस कानून को रद्द कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा गया कि इस जो शब्द है राजद्रोह, इस शब्द को हटा दिया जाए। ठीक है, उसके अलावा विश्व स्तर पर राजद्रोह को अब तक अधिकांश निष्ठुर कानून के रूप में संदर्भित किया। ठीक है, इस वर्ड का आप यूज़ करिएगा जहाँ पे भी राजद्रोह कानून आए। तो अगस्त 2018 में भारत के जो विधि आयोग था इसने भी परामर्श दिया कि जो ये है धारा 124 उस पर पुनर्विचार करें या निरस्त करना वर्तमान समय की आवश्यकता है। ये पीछे हमने देखा जो अभी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के साथ विसंगति, मतलब जो जैसे भारत है उसने 1979 में नागरिक जो हमारा ICCPR है उसकी अभिपुष्टि की थी, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए मान्यता प्राप्त मानकों को निर्धारित करता है। ऐसे में अगर हम जो है राजद्रोह संबंधी आरोपों को मनमाने तरीके से लागू करने, राजद्रोह का दुर्भावनापूर्ण उपयोग भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है, मतलब जो इस पर साइन किया है, उसके साथ विसंगति को भी दिखाएगा। आगे की राह देख लेते क्या होगी। तो इसमें जो है इसे जो है जमानती अपराध घोषित कर देना चाहिए, मतलब इसमें जमानत हो सके। गिरफ्तारी और हिरासत के उपयोग से जुड़े हानिकारक प्रभाव को कम करना, सभी जो वाक संबंधी अपराध है उसको जमानती अपराध बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार यह अनुच्छेद 19(1)(a)
के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग करने के दौरान किसी को परेशान करने संबंधी कृत्यों को सीमित करने में सहायता प्राप्त करेगा। मतलब जैसे पुलिस को किसी को भी उठा के डाल देना राजद्रोह डिक्लेयर करके, तो उस टाइप से वो है जमानती हो जाएगा। मतलब वो बाहर आके वकील की हेल्प से जो अपने को निर्दोष सिद्ध कर सकेगा। ठीक है। उसके बाद गैर संज्ञेय अपराध, मतलब इस पर जो है पुलिस जांच होनी चाहिए। इन अपराधों को गैर संज्ञेय बना देना चाहिए ताकि राजनीतिक रूप से प्रेरित जो शिकायतें हैं उसके आधार पर की जाने वाली पुलिस कार्रवाई की तुरंत न्यायिक जांच हो, मतलब इस पर न्यायिक जांच हो सके। ठीक है। प्रमाणों का भार, जैसे कि जो हेट स्पीच है उसके मामले में साक्ष्य या प्रमाणों का बोझ किसी चर्चित व्यक्तित्व के बजाय उन पर आरोपित करना महत्वपूर्ण होगा जिनकी भावनाओं को क्षति पहुंची हो। ठीक है। मतलब जैसे राज्य सरकार पे करा तो वो राज्य सरकार को दे देना चाहिए, है ना। तो हेट स्पीच जिसको टारगेट करके की गई हो और जिनकी भावनाओं को क्षति पहुंची हो, ये जो है मामला उन्हीं को दे देना चाहिए। दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की रोकथाम, यह महत्वपूर्ण है कि न्यायालय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करे जो वाक और अभिव्यक्ति संबंधी गतिविधियों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण शिकायत करते हैं, मतलब जानबूझकर। उसके अलावा जो कानून प्रवर्तन एजेंसी होती है उनको अनुरोध करना। इस संदर्भ में जो राज्य पुलिस है उसको पर्याप्त रूप से निर्देश किया जाना चाहिए कि कहाँ राजद्रोह की धारा का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब इनको ट्रेंड कर देना चाहिए कि कहाँ पे इसका यूज़ हो। ये नहीं है किसी भी मैटर में राजद्रोह का यूज़ किया और जेल में डाल दिया। उसके अलावा निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, यह सर्वविदित है कि भारतीय कानूनी परंपरा इसके अंतर्गत जो हमारी जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके दायरे में सभी प्रकार की जो आलोचना, असहमति और विरोध ये शामिल हैं। ठीक है। असहमति वस्तुतः जीवंत लोकतंत्र में एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करती है। मतलब किसी भी अगर हम जो भी सरकार की कोई भी कानून वो है, मान लीजिए उसने पास करी कोई भी लॉ या वगैरह है, तो उसकी हम आलोचना तो करेंगे, है ना। उस पर असहमति भी कई लोगों की होगी, तो वो एक तरह का सेफ्टी वॉल्व होता है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रत्येक प्रतिबंध को तर्कसंगत कारण के साथ सावधानीपूर्वक लागू किया जाना चाहिए। जैसा कि भारत के जो विधि आयोग है उसके द्वारा सुझाया गया कि इसको जो है लोक व्यवस्था को बाधित करने या विधि द्वारा स्थापित सरकार को स्पष्ट रूप से हिंसक और जो है अवैध साधनों के माध्यम से अगर सत्ता से हटाने के लिए इसका यूज़ होता है, तो उसके उद्देश्य के लिए किए गए जो आपराधिक कार्य है उसको प्रतिबंधित करने हेतु लागू किया जाना चाहिए। ठीक है। तो बस ये यहीं तक था। तो बस इसमें भी कुछ खास दे नहीं रखा है। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका करता था उसने कहा कि उन राज्यों और केंद्र सरकार से प्रश्न करने और टिप्पणियों पर तथा कार्टूनों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने के लिए कारण राजद्रोह का आरोप लगाया गया। ठीक है। उन्होंने ये तर्क दिया, मतलब जो वही 19A में हमारी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार होते हैं। ठीक है। इसके तहत जो है उसको बताया गया कि राजद्रोह कानून क्या होता है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे वाद आ गए और ये हमारे वो लोक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करना, ये तीनों भी हमने पढ़ लिए। ठीक है। तो इसको एक बार रीड कर लेना, बाकी अगली उस पर चलते हैं। उसके बाद 1.3 है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है उसकी समाधान शक्ति। ये भी हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, वैसे 3-4 बार। ठीक है। जो आगे जो डिफरेंस आएगा इनमें, तो हाल ही में जो वो थे राजीव गांधी हत्या मामले में जो 7 दोषी थे, ठीक है, उनके लिए मतलब जो है राज्यपाल को वो भेजी गई थी कि इनको जो है क्षमा कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट द्वारा, पर उस पर कोई भी निर्णय नहीं आया है। ठीक है। तो हालिया घटनाओं में से स्पष्ट होता है कि उपयुक्त प्राधिकारी दोषियों की क्षमा याचिका पर स्पष्ट निर्णय लेने में असमर्थ रहे हैं तथा अव्य मामले को हाई कोर्ट, मतलब उच्चतर प्राधिकारी जो कि राष्ट्रपति है, उनको सौंप दिया गया है। ठीक है। तो जो तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर जो 1991 में आत्मघाती बम विस्फोट में जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी, ये उसकी पृष्ठभूमि है, जिसमें 7 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। और 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से 4 को मृत्युदंड और अन्य 3 को उम्र कैद की सजा हुई थी। हालांकि इन 7 को चेंज होकर आजीवन कारावास हो चुका है। देखिए उसके बाद हालांकि वर्ष 2000 में एक दोषी जो नलिनी थी, जिनका नाम नलिनी था, उनकी मृत्युदंड की जो सज़ा थी उसको उम्र कैद में बदल दिया गया सन 2000 में। उसके बाद 2014 में जो बचे हुए 3 थे उनकी मृत्युदंड को भी उम्र कैद में बदल दिया गया। ठीक है। वर्ष 2015 में जो पैरा रिवलन उन्होंने तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे उनके समक्ष एक क्षमा याचिका जो है दायर की थी, मतलब उन्हीं 7 में से एक थे ये। तो सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है राज्यपाल को निर्देश दिया कि यदि वो उचित समझे तो क्षमा याचिका पर निर्णय ले सकते हैं, मतलब क्षमा कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो तमिलनाडु मंत्रालय है उन्होंने पैरा
रिवलन और 6 अन्य लोगों को जो है रिहा करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश की, जो कि उनकी समाधान की। अभी यहाँ पे देखेंगे हम राज्यपाल की समाधान की शक्ति। तो हालांकि राज्यपाल द्वारा इस सिफारिश और क्षमा याचिका पर 2 साल से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, मतलब 2018 से 2020 तक। पैरा रिवलन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा फिर खटखटाया उसके बाद। हाल ही में जो है जो केंद्र है उन्होंने उच्चतम न्यायालय को यह आश्वासन दिया कि पैरा रिवलन की रिहाई के संबंध में सुनवाई करने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल को अनुरोध किया गया है। ठीक है, हालांकि बाद में राज्यपाल राज्यपाल के कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि इस मामले में संलिप्त अभी दोषियों की क्षमा याचिका पर सुनवाई राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। फाइनल जो सुनवाई होगी वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये हमने डिफरेंस काफ़ी बार देख लिया, 3-4 बार देख लिया अभी पिछले 1 महीने के अंदर अंदर। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72, राज्यपाल की समाधान की शक्ति अनुच्छेद 161। राष्ट्रपति जी जो है वो इन 3 मामलों में जो है क्षमा याचिका देते हैं। संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिया गया कोई दंड हो, सैन्य न्यायालय द्वारा दिया दंड हो, जो कि ये राज्यपाल नहीं दे सकते। यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो, ठीक है, उसको भी ये नहीं कर सकते चेंज। उसके बाद राज्यपाल की जो शक्ति है वो सैन्य न्यायालय में सिर्फ राष्ट्रपति क्षमा जो है कर सकते हैं, ना कि राज्यपाल। मृत्युदंड को केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर मृत्युदंड की सज़ा राज्य विधि के तहत दी गई हो, मतलब कोई राज्य का कानून था उसके तहत दी गई हो, तो भी समाधान की शक्ति राष्ट्रपति के ही पास होती, ना कि राज्यपाल के पास। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की जो है समाधान की शक्ति है। जैसे कि क्षमा सबसे पहले मतलब पूर्णतः मुक्त कर सकते हैं वो किसी भी दंड या बंदीकरण को। ठीक है, लघुकरण है मतलब कम कर देना सज़ा को, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में, पर वो उसकी प्रकृति नहीं बदल सकते। अगर मान लीजिए मृत्युदंड से कठोर कारावास है, मान लीजिए अगर कोई जैसे कि ये 2 साल का कठोर कारावास है, तो उसको अगर चेंज कर रहे हैं तो उसको कठोर ही रहा जाएगा वो। ठीक है, रियायत नहीं दी जाएगी। परिहार, इसमें जो है सज़ा की अवधि ना कि उसकी प्रकृति, इसमें भी जो है प्रकृति नहीं बदल सकते। जैसे कि 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष का कठोर कारावास बदल सकते हैं। विराम क्या है, कोई विशेष परिस्थिति हो उसकी वजह से सज़ा को कम कर सकते हैं, जैसे दोषी कोई शारीरिक अपंगता हो या गर्भावस्था महिला हो। प्रविलंबन, यह जो किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया होती है, जैसे फांसी की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए टालना। प्रविलंबन, विलंब मतलब देरी से। ठीक है, तो राज्यपाल के पास राज्य विधि के तहत किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंड के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होती है। ये सब होती है बाकी। ठीक है, हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड की सज़ा को निलंबित, परिहार अथवा उसका लघुकरण कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है 1.4 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल, मतलब रजिस्टर्ड अनकैटेगराइज्ड पार्टीज़। तो हाल ही में जो ADR है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये गैर सरकारी संस्था है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई जो कि थी RUPP, मतलब रजिस्टर्ड अनकैटेगराइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। इसके बारे में अनेक निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इनके बीच में कि पंजीकृत और जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त, मतलब पंजीकृत तो है पर उसे मान्यता प्राप्त नहीं है ऐसा दल। तो ये नवीन पंजीकृत दल होते हैं जिन्होंने राज्य दल का दर्जा हासिल करने के लिए विधानसभा या जो आम चुनाव होते हैं उसमें आवश्यक प्रतिशत जो है जो मत होता है वो हासिल नहीं किया होता, जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद कभी चुनाव नहीं लड़े हो। ठीक है, मतलब पंजीकृत तो हो गया पर गैर मान्यता, अभी तक कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। जो भी राजनीतिक दल होंगे उनको पंजीकृत करेगा, उन्हें चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तर के दलों के रूप में मान्यता प्रदान कर देगा। ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा वोटिंग आएंगे उस हिसाब से डिवाइड कर देता है। एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या तो एक राष्ट्रीय दल या एक राज्य स्तरीय दल होगा यदि वह कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा कर लेगा। ठीक है, ये शर्तें हैं जो कि होनी चाहिए उस दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए। कोई दल जो है 5 वर्षों की अवधि से जो है राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न हो। उसके अलावा यदि अगर 25 सीटों में से लोकसभा की कम से कम 1 सीट निकाल ले या उस राज्य की विधानसभा के प्रत्येक 30 सीटों में से कम 1 सीट निकाल ले तो भी मान्यता प्राप्त है। यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करे तथा कम से कम 1 सीट जीते। ठीक है, यदि किसी राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। ठीक
ठीक है, 4 या अधिक राज्यों में, तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में माना जाएगा। ठीक है, जैसे आम आदमी पार्टी है, अगर उसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हो जाएगा, जैसे अभी दिल्ली में है ना, और उसके अलावा पंजाब में और 2-3 जगह और मतलब वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो इस टाइप से मतलब लड़े तो पर जीती नहीं, ठीक है, सीट नहीं निकाल पाई, तो उसे राष्ट्रीय दल माना जाएगा। ठीक है, इस रिपोर्ट के अगर रिपोर्ट की बात करें जो ADR है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, तो इसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या थे? सबसे पहले 97% दल गैर मान्यता प्राप्त थे। ठीक है, इतने परसेंट मतलब 2360 में से 2301 जो है गैर मान्यता दल प्राप्त हैं, ECI के एक अंतर्गत पंजीकृत दल। ठीक है, उसके अलावा दोगुनी वृद्धि, ऐसे दलों की संख्या विगत 10 वर्षों में अर्थात 2010 में जो 1112 थी, उससे बढ़कर 2019 में दोगुनी मतलब 2301 हो गई। अंशदान संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। संबंधित राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अंशदान संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंध निर्वाचित आयोग के दिशा निर्देश के बावजूद 2018 से 19 के लिए मात्र 78% जो RUUP थी, उसके द्वारा ही अंशदान रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया था। मतलब ये जो अंशदान रिपोर्ट है वो शो नहीं होती, तो जो 3.39% हुई थी वो RUPP मतलब रजिस्टर्ड एंड अनकैटेगराइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, इनके द्वारा सबमिट की गई थी। दान का स्रोत 2 वर्षों मतलब 17 से 18 के दौरान प्राप्त कुल दानों में से 16.07% जो है कॉरपोरेट व्यावसायिक क्षेत्रक द्वारा एवं 81.69% व्यक्तिगत दानकर्ता द्वारा दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं अब क्या है अगला आगे। उसके बाद संघ जो है भारत निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत हुए बिना भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि वे जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 होता है उसके अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। मतलब जैसे कि जो हमारे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं उनको जो लाभ होते हैं ये सारे, ठीक है, अगर वो सिर्फ लड़ तो सकते हैं बिना पंजीकृत हुए भी, पर उन्हें ये लाभ प्राप्त नहीं होंगे। अब लाभ देख लेते क्या क्या होते हैं। ऐसे दल द्वारा चुनाव में जो घोषित उम्मीदवार होता है उसको पृथक चुनाव चिन्ह, मतलब अलग से, जैसे कांग्रेस का एक हाथ है ना, ठीक है, BJP का गुलाब का फूल है, तो इस टाइप से जो वो होते हैं वो आवंटित किया जाता है अगर वो मान्यता प्राप्त हैं। RUPP मुक्त चुनाव चिन्हों की एक सूची में एक चिन्ह का चयन कर सकता है। उसके बाद नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। ठीक है, नामांकन के लिए सिर्फ एक प्रस्तावक, जैसे अगर आपका पंजीकृत नहीं है तो 50-50 प्रस्तावक इस टाइप से लेते हैं। उन्हें मतदाता सूची की 2 प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। 2 जो फोटोकॉपी होंगी मतदाता सूची की वो उन्हें दी जाएगी। ऐसे दलों को जो है आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी, दूरदर्शन प्रसारण, टेलीकास्ट इनकी सुविधा भी प्राप्त होती है, जहां एक RUPP जो है अधिकतम 20 स्टार प्रचारक नामित कर सकता है। ठीक है, जो एक स्टार प्रचारक होते हैं ना जो पार्टी का प्रचार करते हैं, ठीक है, हमने जो करंट अफेयर में पढ़ा था कि उनका जो खर्चा होता है वो पूरा पार्टी उठाती है, जो अगर आते हैं तो सिर्फ ट्रैवलिंग का खर्चा वो खुद देते हैं, बाकी सारा उनकी जो पार्टी होती है वो देती है। वहीं एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो है अधिकतम 40 प्रचारित नामित कर सकता है। ऐसे दल अपने कार्यालय के लिए रियायती भूमि प्राप्त करने के पात्र होते हैं। जैसे आप रैली वगैरह वो करते हैं ना कहीं पे भाषण वगैरह, तो आपको जो भूमि होगी वो रियायती भूमि मिल जाती है। इसके बाद जो है मध्यस्थम और सुलह 1.5 सुलह विधेयक 2021। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना पहले भी, जो छोटे मतलब जो कोर्ट से अलग, कोर्ट के भार को कम करने के लिए ये बनाए जाते हैं मध्यस्थम और सुलम। जैसे 2 लोगों में लड़ाई होगी, हस्बैंड वाइफ में होगी लड़ाई, है ना, तो इस टाइप के मामले जो हैं इनके पास जाते हैं। मध्यस्थम मतलब बीच बचाव करना, ठीक है, आर्बिट्रेशन बोलते हैं इसे, और सुलह मतलब आपस में सुलह कराना, कॉन्सिलिएशन। तो ये 2021 विधेयक पारित किया गया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। संसद ने जो ये बिल था इसको पारित किया है। पृष्ठभूमि क्या है? तो जो ये एक्ट है 1996, इसको घरेलू मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक कोई मध्यस्थता और विदेशी मध्यस्थता निर्णय, इनके प्रवर्तन मतलब इनके एनफोर्स करने और सुलह से संबंधित कानून को समेकित एवं संशोधित करने के उद्देश्य से इन्हें लागू किया गया। इसके अतिरिक्त अगर मध्यस्थम प्रक्रिया को उपयोगकर्ता के अनुकूल व लागत प्रभावी बनाने और मध्यस्थों द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान एवं उनकी तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए इसे पहले भी वर्ष 2015 में उक्त अधिनियम में जो है संशोधन किया गया था। ठीक है, वर्ष 2019 में देश में जो संस्थागत मध्यस्थम को बढ़ावा देने के लिए इसे पुनः संशोधित किया, मतलब 2015 में भी, फिर 19 में किया। मध्यस्थम और सुलह अध्यादेश 2020 यह सुनिश्चित करने के लिए प्रख्यापित किया गया कि सभी संबंधित पक्षकारों को
मध्यस्थम निर्णय के प्रवर्तन पर बिना शर्त मतलब रोक टोक लगाए जाने का अवसर प्रदान किया जा सके। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो 2021 में जो है पास हुआ, तो जो ये विधेयक था 2021, इसको वर्ष 2020 के अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया। मतलब 15 में पहले से संशोधन किया, 19 में किया, फिर 20 वाले को 21 में प्रतिस्थापित कर दिया। इसके उद्देश्य क्या है? जो मध्यस्थम के निर्णय है, ठीक है, उन पर बिना शर्त रोक लगाई जा सकती है। मतलब मान लीजिए आपने 2 लोगों का सुलह करा दिया, ठीक है, पर हमें बाद में पता चला सुलह आपने करा दिया कि उस पर कोई भी कपट या भ्रष्टाचार इन सब से ये प्रभावित था, मतलब एक इंसान को या दोनों इंसान प्रभावित थे, तो उस निर्णय पर क्या है? रोक लगाई जा सकती है। यदि न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट हो कि संबंधित जो मध्यस्थम है, उस मध्यस्थम समझौता या अनुबंध का निर्णय है जो वो कपट या भ्रष्टाचार से प्रभावित है। ठीक है, इस विधेयक में मूल अधिनियम की जो 8वीं अनुसूची है उसका लोप कर दिया गया, जिसमें जो मध्यस्थ हैं उसके प्रत्यायन के लिए आवश्यक जो अर्हताएँ होती है, अनुभव और मानदंड वो निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, जो 8वीं अनुसूची थी इसको हटा दिया गया है। ठीक है, जिसमें इनकी जो अर्हता है या फिर इनका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, इनके जो मानदंड है वो निर्धारित किए गए थे। ठीक है, आगे अभी जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। विनियमों द्वारा निर्दिष्ट मध्यस्थों के प्रत्यायन के लिए अर्हता, अनुभव और मानदंड और उक्त संशोधन प्रकृति में परिणामी होते हैं। ठीक है, मतलब इनका नेचर ये होता है कि उससे हमें जो है परिणाम मिल जाता है। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों हटाया गया और इसकी जगह क्या लाए हम। उसके बाद देख लेते हैं वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र। इसके बारे में तो मध्यस्थम और सुलह वस्तुतः ADR के उदाहरण है। ठीक है, जिसमें विवाद बिना मुकदमेबाजी के निपटाए। मतलब विवाद है कोई, 2 लोगों में कोई ज़मीन विवाद हो गया, मतलब छोटे मामले उठाता है, ये बड़े नहीं उठाता। ठीक है, आदमी औरत में लड़ाई होगी, कोई हस्बैंड वाइफ में, या 2 लोगों में कोई विवाद है, तो उस टाइप के बिना मुकदमेबाजी के हम बीच बचाव कर दें, है ना, मीडिएटर कर दें या सुलह कर दें, इससे निपटाया जाता है। ADR तंत्र जो है पक्षकारों को विवाद में जो है अंतर्निहित मुद्दों को अधिक जो लागत प्रभावी और प्रभावकारी रीति इससे निपटाने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब पैसा कम लगता है एक तो इससे, आप कोर्ट जाएंगे, अलग से वकील करेंगे, केस होगा ना, इसमें पैसा कम लगता है। प्रभावकारी रीति होती है, यहाँ पे भी जो बैठेगा यहाँ पे उसे भी जैसे 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अधिवक्ता का, या हाई कोर्ट का वो होना चाहिए, वकील होना चाहिए, है ना। इसकी योग्यता भी देखेंगे हम आगे। ठीक है, ये फिगर भी हमने देखा था करंट अफेयर में जो आया था। तो इसमें ये आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन कंसिडर एविडेंस, ये एविडेंस को कंसिडर करते हैं। नेगोशिएट मतलब जैसे होता है ना कि नेगोशिएट करना, ले दे के कुछ सुलटा लेना। वर्कआउट है सॉल्यूशन डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद कॉन्सिलिएशन मतलब सुलह करना, एक्सप्लेन द लॉ। उसके अलावा मीडिएशन बीच बचाव करना, मीडिएटर फैसिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, फैसिलिटेट नेगोशिएशन। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है जो ये नियम आया है? तो इसमें अधिक निर्णयों पर स्वतः रोक लग जाती है। ठीक है, ऑटोमेटेड स्टे ऑन अवार्ड्स। जो मध्यस्थम है उसके निर्णय पर रोक लगाई जा सकती है। मतलब कोई निर्णय हुआ तो उसके निर्णय पर भी रोक लगाई जा सकती है, यहाँ तक रद्द किए जाने हेतु दायर जो आवेदन है उसके विचाराधीन होने की स्थिति में भी। ठीक है, यदि न्यायालय इस तथ्य से जो है संतुष्ट हो कि जो संबंधित मध्यस्थता समझौता है या अनुबंध या निर्णय है ये कपट या भ्रष्टाचार से प्रभावित है। ठीक है, पीछे भी हमने पढ़ा अभी। अगर वर्तमान में देखें तो 1996 का जो अधिनियम था, एक पक्षकार को किसी मध्यस्थम निर्णय को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर करने की अनुमति प्रदान करता है। हालांकि 2015 के अधिनियम के अनुसार केवल निर्णय को रद्द करने की मांग वाला मतलब पहले क्या था कि रद्द करने के लिए एक आवेदन दे सकते थे। 2015 में हुआ कि निर्णय को रद्द करने की मांग करने वाला जो है एक आवेदन दायर करने मात्र से निर्णय को प्रवर्तन पर स्वतः रोक नहीं लगाई जा सकती। मतलब एक आवेदन से आप उस पर रोक नहीं लगा सकते, 2015 में कहा गया। अब इनकी योग्यता देख लेते हैं मध्यस्थों की। तो इस योग्यता मतलब जैसे ये होता है ना कि ऑफिशियल तरह से, मतलब इन्हें मान्यता प्राप्त होना, जो हमारे ये है ना मध्यस्थम, इन्हें मान्यता प्राप्त होना। तो इसके लिए जो इस विधेयक में मूल अधिनियम 8वीं अनुसूची थी उसका लोप कर दिया गया, जिसमें जो मध्यस्थ हैं उनके प्रत्यायन मतलब जो ऑफिशियल रूप से जो मान्यता प्राप्त होगी उसके लिए आवश्यक अर्हताएँ निर्धारित की गई थी, इनको हटा दिया गया। अब मध्यस्थों के प्रत्यायन के लिए जो अर्हताएँ, अनुभव और मानदंड है उन नियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं जो भारतीय मध्यस्थम परिषद, जो एशियाई आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा निर्धारित किए गए। ठीक है,
ज्ञातव्य है कि जो वर्ष 1996 था उसके अधिनियम की जो 8वीं अनुसूची थी उसमें पृथक रूप से जो मध्यस्थ थे उसके लिए कुछ अर्हताएं, अनुभव और प्रत्यायन मानदंडों को निर्दिष्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त मध्यस्थों के लिए लागू सामान्य मानदंडों में यह शामिल था कि उन्हें भारत के संविधान की विशिष्ट जानकारी, ये भी इसमें ऐड था 8वीं अनुसूची। अब उसको जो है उक्त अधिनीति की 8वीं अनुसूची के अनुसार मध्यस्थों को अनिवार्य क्या था, अधिवक्ता 1961 के अंतर्गत एक अधिवक्ता होना चाहिए और जिसे 10 साल का एक्सपीरियंस हो, मतलब वकील वगैरह होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, भारतीय विधि सेवा का अधिकारी होना चाहिए, मतलब कोई भी जो विधिक सेवा कर रहा हो उसका अधिकारी होना चाहिए। उसके अलावा विवाद समाधान तंत्र पर इस संशोधन विधेयक का प्रभाव, इस संशोधन का क्या प्रभाव पड़ा विवाद जो समाधान तंत्र है। सबसे पहले धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाया गया, क्योंकि जो हम जैसे स्टे लगा सकते हैं ना किसी भी निर्णय पर, तो वर्तमान संशोधन यह सुनिश्चित करने में सहायक प्रदान करेगा कि जो हितधारक पक्षकार है उसको मध्यस्थम के निर्णय के प्रवर्तन पर बिना शर्त रोक लगाए जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा यदि मध्यस्थम का निर्णय धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रभावित हो। यह जो है भारत को एक वाणिज्यिक मध्यस्थम के केंद्र के रूप में बढ़ावा देगा। चूँकि इस विधेयक में जो मूल अधिनियम 8वीं अनुसूची है उसको हटा दिया गया है, इसलिए यह देश को अधिक लोचशीलता प्रदान करने के साथ साथ प्रख्यात मध्यस्थों को आकर्षित करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय जो वाणिज्यिक मध्यस्थता है उसके केंद्र के रूप में बढ़ावा देगा। मतलब मैं ये छोटे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, कहीं पे अगर बड़े बड़े देशों में जैसे हो जाता है तो उसके बीच में मध्यस्थता ये करने के लिए काफ़ी काम आएगी। जो संशोधन है विधेयक में प्रस्तावित संशोधन से संबंधित मुद्दे, सबसे पहले दीर्घकालिक मुकदमेबाजी की जो प्रक्रिया होती है, इससे क्या होगा, जो पराजित पक्षकार होगा, एक जीतेगा एक हारेगा, उसको यह अवसर प्राप्त होगा कि वह भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जो मध्यस्थम है उसके निर्णयों के प्रवर्तन पर स्वतः रोक लगवा दें। ठीक है, मतलब जो हारेगा वो यहाँ पे मतलब झूठ भी बोल सकता है कि यहाँ पे मतलब धोखाधड़ी और वही और स्टे लगवा देगा। तो इस प्रकार यह पक्षकारों को न्यायालयों की ओर आकर्षित करके और दीर्घकालिक मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में फंसाकर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के प्रमुख उद्देश्य को विफल कर देगा। मतलब ये इसकी वो है एक नेगेटिव पॉइंट है कि वो जानबूझ के झूठ बोल के स्टे लगवा देगा और दोबारा से उन्हें कोर्ट पे ही जाना होगा फिर। ठीक है, मुकदमेबाजों की संख्या में इसमें वृद्धि हुई है क्योंकि अधिनियम में जो संशोधन भूत लक्ष्य आधार पर किया गया है। ठीक है, मतलब पुराने उस पर अब हमने ये संशोधन अब कर दिया, जो पुराने हम निर्णय दे चुके हैं, ठीक है, उनमें भी तो इसमें से कुछ निर्णय ऐसे होंगे कि वो चाहते होंगे इस पर स्टे लग जाए, है ना, तो वो भी तो भूत लक्ष्य जो पहले के निर्णय थे वो भी यहाँ पे अफेक्ट आके डालेंगे था 2015 से। इसलिए स्वतः रोक के संबंध में भूत लक्ष्य आवेदन मुकदमों में वृद्धि हो सकती है। यह विधेयक जो है धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार को परिभाषित नहीं करता, मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से मतलब क्या, ये नहीं बताया गया। यह संशोधन भारत में अनुबंधों के प्रवर्तन को प्रभावित करेगा और अंततः इससे जो है व्यवसाय करने में सुगमता पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, जो भारत अनुबंध मतलब जैसे दो लोगों या दो स्टेट या देशों में जो होता है ना एक मतलब अनुबंध हो जाता है, तो उस टाइप से जो अनुबंध है उसके कार्यान्वयन के मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है भारत। इसलिए यह विधेयक जो है अनुबंधों के जो है त्वरित प्रवर्तन, मौद्रिक दावों की सरल प्राप्ति आदि की सुविधा द्वारा मुद्दों का समाधान करने की दिशा में एक उचित कदम हो सकता है। ज्ञातव्य है कि जो हमारे अनुबंध होते हैं उसके कार्यान्वयन के मामले में भारत विश्व बैंक की जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसके अनुसार 190 में से 163वें देश पर नंबर पर है। ठीक है, साथ ही निर्णयों के प्रवर्तन पर बिना शर्त रोक लगाने की जो अनुमति प्रदान करने के लिए जो जांच पड़ताल है उसको करने के क्रम में न्यायालयों को सतर्क रहना होगा। मतलब जब स्टे ऑर्डर लगेगा तो वो न्यायालय के पास जाएगा, तो वहाँ पे भी न्यायालय को सतर्क रहना होगा। इस प्रकार जो पंचाट है उसके निष्पादन के अंतिम चरण से पूर्व, अधिकरण के गठन से पहले और साथ ही साथ अधिकरण में मामला जाने से पहले ही अंतर्निहित जो अनुबंध है उसमें व्याप्त कपट व भ्रष्टाचार का विविध चरणों में परीक्षण व निरीक्षण किया जा सकता है। मतलब आपने ठीक है स्टे ऑर्डर लगवा दिया, पर उसमें जो कपट और भ्रष्टाचार होगा उसका भी हम पहले ही अगर पता लगा लिया जाए न्यायालय जाने से पहले तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। मतलब उसके बाद आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ACI जिसके अकॉर्डिंग पास हो रही है, तो जो यह अधिनियम है मध्यस्थम सुलह अधिनियम 2019 ACI नामक एक स्वतंत्र संस्था की स्थापना का प्रावधान करता है। मतलब एक ACI जो है वो मतलब जो हम ये एक्ट जो पारित कर रहे हैं तो इसको एक बना देना चाहिए यहाँ पे। मतलब ये क्या करेगा, तो मध्यस्थम संस्थाओं का श्रेणीकरण और उनके जो है प्रत्यायन, मतलब उनकी क्या हमारी एलिजिबिलिटी क्या होगी इसमें आने के लिए। ठीक है, तो जैसे पीछे हमने 8वीं अनुसूची जो थी वो हटा दी कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अधिवक्ता होना चाहिए, है ना,
तो इससे जो है मध्यस्थों का प्रत्यायन की प्रक्रिया को एसीआई द्वारा निर्णय किया जाएगा कि इनकी क्या होनी चाहिए। एसीआई की अध्यक्षता एक अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। इसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श में संघ सरकार द्वारा की जाएगी, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, मतलब इनके द्वारा इसकी जो नियुक्ति होगी वो की जाएगी। इसमें 2 पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी जो विख्यात मध्यस्थम पेशेवरों और शिक्षाविदों के मध्य से केंद्र द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे, ठीक है। वाणिज्य एवं उद्योग के किसी मान्यता प्राप्त निकाय के एक प्रतिनिधि को अंशकालिक सदस्य के रूप में चक्रीय आधार पर जो एसीआई है उसके अध्यक्ष के परामर्श से केंद्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। पदेन सदस्य देख लेते हैं इसके कौन से हैं। सचिव होता है एक जो विभाग, कार्य विभाग विधि और न्याय मंत्रालय से होता है, एक वित्त मंत्रालय से सचिव होगा और एक एसीआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, ठीक है। तो बस पॉलिटी का इतना ही था। इसके बाद या तो अभी मैं अर्थव्यवस्था या फिर इसी का पार्ट 2 जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन, इन दोनों में से एक का भी वीडियो जो है डाउनलोड बना के डाल दूंगा, ठीक है। उसके अलावा डेली करंट अफेयर, उसमें थोड़ा और आज से जो है फैक्ट्स इंक्लूड करूँगा मैं, ठीक है। अभी तक मैं थोड़ा सा सिंपल पढ़ा था, एक तो रात का टाइम होता है, ठीक है, तो अब कोशिश करूँगा तो रात में जल्दी करूँ या फिर सुबह फिर उसे बना के डालूँ, थोड़े फैक्ट्स भी उसमें इंक्लूड करूँ साथ साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एक कोना पकड़िए और एक किताब पकड़िए, और बाहर जाने से जितना हो सके तो बचा जाए तो उतना बचिए, ठीक है। तो ठीक है, अगर पसंद आता वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा आपका दिन शुभ हो।